आज हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म पत्रिका में सेकंड हाउस धन के लिए विख्यात है। धन देखा जाता है। धन देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लाल किताब के भी धन को बताने के अपना ही तरीका है। वो तरीका क्या है? बड़े ध्यान पूर्वक समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मेरा ये मानना है कि केवल किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए ज्योतिष में यदि आप एक या दो टेक्निक भी सीख लेते हैं वो एनफ है, पर वो टेक्निक सटीक होनी चाहिए और आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति की जिंदगी में कितना धन होगा, धन वो आसानी से आएगा या स्ट्रगल से आएगा, धन ईमानदारी से आएगा या बेईमानी से आएगा, या आकर के भी चला जाएगा। धन आता बहुत है पर बचता नहीं है। ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनके आंसर हम अपनी जन्म पत्रिकाओं के माध्यम से ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए हमें मनी चाहिए, फाइनेंस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी उसमें आपको किस प्रकार से हेल्प कर पाती है और ये कैसे हम समझें कि हमारे चार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें मनचाहा धन नहीं प्राप्त हो रहा, तो उस चीज को फाइंड आउट करेंगे। जो लोग प्रोफेशनली अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। उनको तो और भी बड़े ध्यान से समझना होगा। लाल किताब में सेकंड हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। सेकंड हाउस यानी कि शुक्र, और इसके कारक ग्रह जो होते हैं सेकंड हाउस के वो बृहस्पति, और सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। यानी कि तीन ग्रह मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला जो धन का मालिक है वो शुक्र है, और धन देने का आशीर्वाद देने की सामर्थ्य जिस ग्रह में है, यानी कि दूसरे भाव का कारक ग्रह है वो गुरु है। और दूसरा भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर चंद्र ग्रह उच्च के हो जाते हैं। यानी कि ये तीन ग्रह ऐसे हैं, ये तीनों मिलकर के डिसाइड कर देते हैं एक व्यक्ति की जिंदगी में धन का हिसाब किताब कैसा रहेगा। ये एक पहली टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि तीन ग्रहों की हालात अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में देख लें और समझ लें तो ही पता लग जाएगा कि ग्रह हमें कितना बड़ा रिजल्ट दे रहे हैं। ये समझ में आया? तीन ग्रह रेस्पॉन्सिबल हैं धन देने के। दिमाग में इस चीज को बिठा दे लीजिए। तीन ग्रह जिसके ये अच्छे हैं कुंडली में, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। और ये ग्रह अगर कमजोर होते जाते हैं, पिट जाते हैं, इनमें दम नहीं होता, तो वहीं से स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तीन ग्रहों को हमने देखना है। ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक जो लाल किताब के द्वारा बताई गई है, लाल किताब कहती है कि नवा भाव जो कि किस्मत का भाव है, किस्मत का घर है,
वहां से किस्मत रूपी बादल, इस चीज को नोट कर लेते जाइएगा, किस्मत रूपी बादल 9वें भाव से उठता है। किस्मत रूपी बादल 9वें भाव से उठता है। 10वें भाव में वो जल भरता है, यानी कि पानी भरता है। 9वां भाव खाली बादल है, 10वें में जाकर के वो पानी से फुल हो जाता है, पानी से भर जाता है। अब पानी से भरा हुआ बादल जब चलता है तो उस बादल को रोकने के लिए सेकंड हाउस रेस्पॉन्सिबल है। तो लाल किताब मानती है कि दूसरा भाव में पहाड़ बना होता है और वो पहाड़ ही उस बादल को रोकता है। पहाड़ से जब बादल टकराता है, पहाड़ से जब बादल टकराता है तो बादल पानी के रूप में बरस जाता है। और वो बरसता कहां पर है? चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में। वहीं पर फसल तैयार होती है। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ नोट करते जाइए, बड़े काम आएगी ज्योतिष की प्रेडिक्शन करते समय। तो हमारी जो खेती है, हमारी जो फसल है, वो चौथे भाव में होती है। जो हमें प्राप्ति है, जो धन का सुख मिलता है हमें, वो चौथे भाव में जाकर के मिलता है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, किस्मत का बादल, किस्मत का बादल 9वें भाव से उठता है, 10वें में जल भरता है, दूसरे भाव के पहाड़ से टकराता है और जल बन करके चौथे भाव में बरस जाता है। उसी ही पानी से फसल मिलती है। ये हर व्यक्ति का जीवन चक्र है। हर व्यक्ति को धन ऐसे ही मिलता है। तो डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड सबसे पहली शुरुआत 9वें भाव से होती है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। किस्मत दो प्रकार की कही गई है। एक किस्मत जो आपको पीछे से मिली है, पीछे से मिली का मतलब पूर्व जन्म से ही आप अपने साथ किस्मत लेकर के आए हो। यानी कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हो गया, ऊंचे घराने में पैदा हो गए, अमीर खानदान में पैदा हो गए, तो ये पीछे से लाई गई किस्मत है। और एक किस्मत वो जो हम इस संसार में आने के बाद खुद बनाते हैं। आपकी कुंडली में जो केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान कौन सा है? जिसे बंद मुट्ठी के भाव कहा गया है, बंद मुट्ठी के घर कहा गया है लाल किताब में। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव होते हैं। मैं आसान आसान तरीके से बताऊंगा, अभी तक तो फिलोसफिकल बात चल रही थी, आसान तरीके से समझो। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह 1, 4, 7 और 10 में बैठा है, ये बताता है कि किस्मत आपको इसी जन्म में बनानी पड़ेगी। यानी कि मेहनत मशक्कत करके आप अपना भाग्य चमकाते हो। जो ग्रह आपके कुंडली में 1, 5 और 9 में बैठे हुए हैं, वो पीछे से आई हुई किस्मत को बता रहे हैं।
पीछे से आई किस्मत मैंने आपको समझा दिया, बाप दादाओं का दिया हुआ धन, बाप दादाओं का दिया हुआ मान सम्मान, रेस्पेक्ट पीछे से मिला हुआ है। जैसे हमारे अगर पुण्य अच्छे होते हैं तो हम बड़े परिवारों में, अच्छे परिवारों में, धार्मिक परिवारों में, जहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, हमारा जन्म फिर ऐसे घरों में होता है। तो जो भी ग्रह 9वें में बैठेगा वो पीछे से लाई हुई किस्मत को बताएगा, और जो केंद्र स्थान में ग्रह बैठेंगे वो इस टाइम की किस्मत को, मतलब हम खुद के द्वारा बनाई गई किस्मत को बताएंगे। ये एक प्रकार से ऐसे है जैसे आप एक सिंपल ट्रेन से जब यात्रा करते हैं तो हम अक्सर इंडियन फैमिलीज जब रास्ता दूर का होता है तो हम अपने साथ खाना साथ में ले जाते हैं, घर से बना करके ले जाओ, अपना समय आने पर खाना खा लेंगे। और एक वो व्यक्ति भी है जो कहता है भाई मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं तो राजधानी ट्रेन से सफर करूंगा। अब जो लोग राजधानी से सफर करते हैं वो जानते हैं कि वहां पर खाना ट्रेन में ही मिल जाता है। अब जिन लोगों ने के पास किस्मत पीछे से आई हुई है तो उनको साथ लेके चलने की जरूरत नहीं खाना, उनको पीछे से ऑटोमेटिक वहां पर जाने पर अपने आप मिल जाएगा। सामान्य भाषा में जब आपको किस्मत के लिए मशक्कत ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, फिर भी आपको मिलता रहे, वही पीछे से लाई हुई किस्मत है। कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, वो आपकी अच्छी किस्मत या पीछे से आई हुई किस्मत है। आप मेहनत करते हो मिल जाता है, चाहे वो आपके अपने टैलेंट से मिलता है, चाहे आपकी मेहनत से मिलता है, पर मिल जाता है। ये आपके किस्मत का ग्रह जो केंद्र स्थान में बने हुए हैं, ये उस चीज को दिखाता है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? केंद्र स्थान में जो भी ग्रह बैठे हैं उस ग्रह से रिलेटेड जो जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको इस जन्म में आपको मदद देते हैं, आपको अपनी किस्मत बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। चलिए हम धन वाले पार्ट पे जाते हैं। ये मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह और त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार से आपको असर पैदा करता है। त्रिकोण का मतलब पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव। अब लाल किताब में धन के बारे में तीसरा नियम भी समझाया है। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो जो मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं अभी। 3 नियम मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट टेक्निक से ही। क्या है धन देखने की? माया तेरे 3 नाम, परसु, परसा, परसराम। वैसे तो ये कहावत हम लोगों ने बहुत सुनी है, पर ये लाल किताब में भी लिखा गया है कि माया तेरे 3 नाम, परसु, परसा, परसराम। अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति की इज्जत, उसकी शोहरत ये बता देती है कि उसके पास धन कितना है। अगर किसी व्यक्ति का नाम जो ओरिजिनल नाम है उसको तोड़ मरोड़ करके बोला जाए तो समझो उसकी जिंदगी में हालात अभी परसू जैसे हैं। परसू कौन है? परसू वह है जो सिर्फ मेहनत करना जानता है, मशक्कत करना जानता है, जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल भरा पड़ा है, वो ही परसू है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम में से कौन है परसू, या हमारे पास कोई आया है कि ये कुंडली परसू की है क्या? एक तो आप नाम से ही पता लगा लेंगे, उसका बेचारे का कुछ और नाम होगा।
उसका नाम होगा ललित कुमार, उसको कोई ललती कहेगा, कोई ललतिया कहेगा, कोई कुछ लत्तू राम कहेगा, कुछ भी नाम बिगाड़ देंगे उसका, तो उसको बेचारे को ओरिजिनल नाम से कोई नहीं बोलने वाला। तो वो भी पता लगाने का तरीका। पर कुंडली में कैसे पता लगाओगे कि ये अपने जीवन में परशु बना हुआ है? तो तीसरे भाव से, जब भी तीसरा भाव बलवान हो जाता है, कुंडली में ध्यान रखें, जब तीसरे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं, दो या दो से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं, तो वो परशु की कुंडली बन जाती है। इसका मतलब ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती जीव होते हैं, और उसके बावजूद ये बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाते। उनको हमेशा लगता रहता है कि यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मशक्कत बहुत करता हूँ, पर आउटपुट नहीं मिल रहा। खास करके जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल और शनि ग्रह की स्थिति खराब हो, मंगल और शनि की स्थिति खराब हो, या तीसरे भाव में शनि ग्रह बैठा हो, हम सभी जानते हैं लाल किताब क्या मानती है, तीसरा भाव मंगल का घर है। यहाँ पर शनि अगर किसी के बैठा है तो मंगल शनि को कंगाल कर देता है, अर्थात उसे जितनी वो मेहनत करेगा उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। मंगल क्या करेगा शनि ग्रह के साथ, कि जितना वो मेहनत मशक्कत करेगा उसका रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में शनि तीसरे घर में होता है, उनको ये बड़ी भावना होती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, मजा नहीं आता, हमें लाइफ में मजा नहीं आ रहा। किसका मजा नहीं आ रहा? धन से रिलेटेड मजा नहीं आ रहा। अभी भी लोग उसकी हैसियत को मान नहीं रहे हैं, लोग उसको गरीब ही मानते हैं, या कहते हैं कि इसकी इतनी हैसियत नहीं है, चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले। ये नियम है लाल किताब का। तो तीसरे भाव में शनि होगा तो भी परसू बन जाता है, या शनि कहीं और भी बैठा हो पर वो कमजोर हालात में हो, अच्छे हालात में ना हो, मंगल भी अच्छे हालात में ना हो, मंगल भी कमजोर हो, तो भी कुंडली परसू की बन जाती। परसू को गुस्सा बहुत आता है, परसू को विरोध भावनाएं बहुत होती हैं उसके अंदर। तो परसू वाले की वक़्त को कोई दूसरा नहीं स्वीकार करता। अब दूसरे नंबर पर आता है परसा। परसा जानते हो ना, एक हथियार होता है, हमारे परशुराम जी फरसा रखते थे। 11वें भाव में जब दो या दो से अधिक ग्रह बैठ जाएं, या 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, आप ऐसा लिखिए, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, और जितने ज्यादा बैठेंगे उतने ही बढ़िया परसा बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। परसा मतलब अब व्यक्ति खुद का परिवार बहुत अच्छे से पालता है, अपने रिश्तेदारों को भी देने में सक्षम होता है, दान पुण्य करने में भी सक्षम होता है। ये लोग थोड़े बुद्धि का उपयोग करते हैं, मेहनत तो करते ही करते हैं, पर ये बुद्धि का उपयोग से भी पैसा कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं। देखिए परसों वाला सिर्फ मेहनत करना जानता है,
मेहनत बड़ी अच्छी कर लेगा, पर परसा मेहनत भी करता है और बुद्धि का इस्तेमाल भी पूरा पूरा करता है, सर ये जिसकी वजह से वो ज्यादा कमा। हाँ जी। सर ये लास्ट पॉइंट बता दीजिए, 11th हाउस में वाला। एक या एक से अधिक ग्रह। ठीक है सर। सर इसमें ग्रह अच्छे हैं कि नहीं, बस मतलब एक ये कंप्लीट कर दीजिए सर। ग्रह होना चाहिए बस, ठीक है कोई भी ग्रह बैठा हो। और बोलो। सर राहु केतु भी चलेंगे? कोई भी बैठा हो 11वें। सर। 11th हाउस में एक्सेप्शन माना जाता है ना, जो ग्रह होता है वो अच्छे ही प्रभाव देता है, चाहे मैलेफिक हो। स्वाति जी, मैंने भी तो ये कहा कोई भी ग्रह हो, नहीं नहीं अब सर, इसको वो मेरा कैसे एक मर्जी सेंटेंस घुमाओ। मिस। नहीं नहीं सर, वो मेरा मिस हो गया था सेंटेंस, इसलिए मैंने कोई पूछा। बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा कोई भी ग्रह बैठा हो। सर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अच्छा है। हाँ, उतना फरसा तेज होता चला जाएगा। सर कई बार किसी के 5-5 ग्रह होते हैं। हाँ, सर पंचायत। कंबस्ट भी हो जाती है सर, पंचायत भी हो जाती है और कंबस्ट भी बहुत सारे हो जाते हैं, नहीं, तो अब मैं उसमें नियम भी। समझो। अब स्वाति जी नियम समझो। अब प्रश्न ठीक तो दाग दिया। है जब लाल किताब में 5 ग्रह इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसे ग्रहों की पंचायत कहते हैं। पर उस पंचायत में बुध ग्रह नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? अगर बुध उसमें शामिल हो गया तो मामला गड़बड़ जाएगा। जी सर। तो वो पंचायत अच्छी है कि बुरी है, ये भी तो पता लगाना है ना। हाँ, तो ये दूसरा कंबस्ट का नियम लाल किताब में नहीं है। जी सर। अब तीसरा होता है परशुराम, यानी कि ये इंसान की जर्नी बता रहा है कि जब इंसान गरीब है तो उसे परसों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जब उसके बाद पैसा आ गया उसको परसा की तरह, और जब उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसे परशुराम कहते हैं। परशुराम मतलब अब उसके पूरे नाम से सम्मान के साथ लिया जा रहा है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इन 3 भावों में अगर ग्रह बैठे, चाहे ग्रह कोई भी बैठा हो, ये भी मैं बता, वो व्यक्ति अपने जीवन में परशुराम होता है। परशुराम कैसे पता लगाएंगे? जब भी कोई पूछेगा ना फलाने राम, तो जी पे पीछे लगा देगा, क्या फलाने राम जी हैं घर पर? कि उसको बाहर पड़ोसियों से भी पूछेगा, फलाने राम जी यहीं पर रहते हैं, तो जी लगा के परशुराम है, इसका रेपुटेशन है, इसके बाद पैसा है, इसके बाद मकान है, इसके बाद जमीन है, इसके बाद जायदाद है, वो सोसाइटी में उसका अपना एक नाम है। तो सिंपल तरीके से बताया, तीसरे भाव के ग्रह परसु बनाते हैं, 11वें भाव के ग्रह परसा बनाते हैं, और 1, 5, 9 में बैठे हुए ग्रह इंसान को परशुराम बना देते हैं, यानी कि इज्जतदार पैसे वाला बना देते हैं। इवन चाहे ग्रह दुश्मन ग्रह ही क्यों ना बैठे हो वहां पर, तो भी बशर्ते होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है ना। आप में से कई लोग कहेंगे गुरुजी 3 भाव में तो नहीं बैठे, पर मेरा तो पहले में भी बैठा है और 9वें में भी बैठा है, 5वें में नहीं बैठा, अब क्या हुआ जी, परशुराम नहीं बने? तो उनके लिए बड़ा आसान है, उनको इंतजार करना होगा पंचम भाव के एक्टिवेट होने का, या उसे उपाय करके चलना है। पंचम भाव का एक्टिवेट होता कब है? पंचम भाव, यदि हम शादीशुदा हैं तो जब हमारे पहला बेटा पैदा होगा, या ऐसा कहना चाहिए पहली संतान पैदा होगी, तो परशुराम बन जाओगे। और पुत्र हो गया तो बहुत जल्दी परशुराम बन जाओगे। जिस दिन पुत्र पैदा हो गया पहले भाव से, मतलब जिसकी कुंडली में पहले भाव में ग्रह बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, उसको सिर्फ एक पुत्र संतान पैदा होते ही वो इज्जतदार हो जाएगा। उसका नाम कोई सही ढंग से नहीं लेता तो नाम लेना शुरू कर देंगे, यानी कि किस्मत फायदा देना शुरू कर देगी, उसके पास पैसा, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा।
अगर पहले भाव में ग्रह बैठा है और पांचवें में बैठा हुआ है तो उसको गुरु बना लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को गुरु बना करके गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और अगर वो कहता है मैं किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानता तो उसे हायर एजुकेशन में चले जाना चाहिए। हायर एजुकेशन वो कहता है मैं कर चुका तो उसे कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में लग जाना चाहिए। पैसा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो परसराम बन जाएगा। कितने आसान तरीके से बताया, परसु, परसा, परसराम। सर फर्स्ट आया हाउस। तेरे 3 नाम। सर फर्स्ट हाउस फिफ्थ में होना हाउस, जरूरी है। नहीं फर्स्ट फिफ्थ हाउस हाउस में में। होना जरूरी सर जी अगर, अच्छा आप है। बोलिए। बोलिए। सर अगर फिफ्थ में और नाइन्थ में हो और फर्स्ट में ना हो, हाँ उसको तो कैसे बढ़िया, एक्टिवेट? इसका कुछ नहीं कर सकते। पहले होना बहुत जरूरी और सर आप तो कर ही देते हैं, आप कर दीजिए ना। है। कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। सर मुझे फिफ्थ हाउस का पूछना था, अगर पुत्र संतान नहीं हो तो कोई रेमेडी, कोई और रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं? दोबारा बोलिए, अगर क्या कहा आपने पंचम भाव के लिए? पंचम भाव में अगर प्लैनेट नहीं है, फर्स्ट और नाइन्थ में है, और पुत्र संतान नहीं हो, तो कोई कोई और बात नहीं। रेमेडी? पुत्री है। हाँ जी, हाँ जी, पुत्री हो हाँ, अगर पुत्री किसी है को। तो भी एक्टिवेट हो जाता है, पर वो समय लेता है। अच्छा, पुत्री होने के बाद थोड़ा समय लेता है ना। बस ओके सर। पुत्र होने के बाद वो तुरंत इम्पैक्ट दिखा देता है। फर्क इतना है, ठीक है। जो ओके सर। लाल किताब का नियम कहता है कि परशुराम की कुंडली जो होती है ये 24वें साल से स्टार्ट हो जाती है। मतलब 24वें से वो कमाना शुरू कर देगा हर हालत में, और 32 पर आ करके वो फुल्ली परशुराम बन जाता है। यानी कि रेस्पेक्टेड आदमी बन जाता है, फाइनेंशियली भी, और किसी ना किसी पोस्ट पोजीशन के थ्रू भी वो परशुराम बन जाता है। और परशुराम वो व्यक्ति है जिसका अपना रुतबा है समाज के अंदर। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि रिश्तेदारों को पैसे का लेन देन तो परसा भी कर लेता है। परशुराम से लोग बहुत उम्मीद रखते हैं। जैसे किसी कोई व्यक्ति से चंदा लेने जाए और वो व्यक्ति हो 100 करोड़ का आदमी, तो उससे कोई 251 रुपए के चंदे की उम्मीद थोड़ी करता है, 1100 रुपए की चंदे की थोड़ी उम्मीद करता है। कहते हैं सेठ जी के घर पे जा रहे हैं, लाला जी के घर पे जा रहे हैं, यार ये तो 21,000 51,000 से कम तो क्या देंगे, और लाख भी दे दें तो कौन सा बड़ी बात है। तो लोग उनसे उम्मीद करते हैं। परशुराम से उम्मीदें बहुत होती है लोगों को, समाज को बहुत ज्यादा उम्मीद। अब ये चीज समझ गए, बहुत आसान था। सर मेरा क्वेश्चन है, पूछूं मैं? वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ बताइए कविता जी। सर अगर एक ही घर में जैसे 5वें में हो, सिर्फ 9वें में हो, तो ये वर्क करेगा परशुराम कुंडली? क्या बोले आप? सर सिर्फ एक ही घर में हो, लाइक एक ही खाने में, जैसे पहले में नहीं है, 9वें में नहीं है, या 5वें में ही है, या 9वें में है पहले में, 5वें में नहीं, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये आप अप्लाई नहीं होगा? कंफ्यूज मत होइए। अगर 1, 5, 9 में कोई ग्रह नहीं हो तो परशुराम वाली कंडीशन नहीं लगेगी। एक ही घर में हो, जैसे 5वें में ही है सिर्फ, और 1 और 9 में नहीं है। नहीं नहीं, फिर नहीं बनेगा बात, है ना। हाँ हाँ। केवल एक ग्रह से नहीं, सिर्फ ये है कि वो किस्मत का लाया हुआ ग्रह जरूर है, पीछे से आया हुआ ग्रह जरूर है। सिर्फ एक ग्रह आपके पास है ना, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सब नियमों से एक ऊपर का नियम समझ लीजिए कि 1, 5, 9 में ग्रह बैठे हैं। अब ये जितने ज्यादा उम्दा ग्रह बैठे होंगे, मतलब जितने अच्छे लेवल के ग्रह बैठे होंगे, उतना ही व्यक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये तो था सामाजिक परशुराम की कहानी, जो हमारे आम जन साधारण के बीच में रहने वाले सोसाइटी के परशुराम जी हैं। पर कुछ ऐसे परशुराम जी होते हैं जैसे धीरू भाई अंबानी है, अडानी है, और पता नहीं लंबी लिस्ट है, जो वेल्थ को क्रिएट करते हैं, जिन्हें वेल्थ क्रिएटर कहा जाता है।
वो लोगों की कुंडली के अंदर, ये ध्यान से रखना, सूर्य शामिल हो जाएगा बस। सूर्य अनलिमिटेड वेल्थ गिवर होता है कि वो कोई लिमिट ही नहीं छोड़ता है, इतना देता कि पूछो। जैसे सूर्य हम लोगों को कितनी ऊर्जा देता है, कितना प्रकाश देता है, नित्य देता है, कभी कम नहीं होता, कभी कमजोर नहीं पड़ता। पूरा जगत उससे रोशनी लेता है, पूरा जगत उससे ऊर्जा लेता है, पर उस सूर्य के भी यहाँ कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही आपकी कुंडली का ये ग्रह होता है सूर्य। अगर ये उम्दा बैठा हुआ है तो धन की फिर कोई लिमिट नहीं। अब और कुछ योग भी हैं, सिंपल साधारण बताता हूं, जिसमें आप तुरंत पकड़ लेंगे कि धन के योग है कि नहीं है। मंगल और शुक्र, किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव के बीच में बैठा है, यानी कि 7वें भाव में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में अगर बैठा हुआ है तो कैसे ना कैसे करके धन कमाई लेगा। इसी प्रकार से याद रखो, शुक्र ग्रह 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो भैया वो कैसे मर्जी धन कमाई लेगा। तो मंगल और शुक्र याद रखें, 7वें से 12वें। शुक्र के कौन कौन से बताया आपने घर? शुक्र के 7वें से 12वां भाव। अच्छा, 7 से 12। शुक्र और मंगल दोनों का बिल्कुल अलग अलग नहीं बताया मैंने। मंगल और शुक्र किसी के भी 7वें से 12वें, मंगल शुक्र इकट्ठे की बात नहीं कर रहा, अलग अलग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कहीं बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति तो भी धन कमा ले। ओके, सही, ठीक है सर। धन कमाने के मैंने योग आप लोगों को बताए। अब हम शुरुआत से करते, पहले से जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी आज की क्लास की। देखिए, दूसरा भाव हमारे बचत का भी है, दूसरा भाव हमारी सुख समृद्धि का भाव भी है, दूसरा भाव हमारी इज्जत का भाव भी है। सबको पता है ये दुनियावी इज्जत की बात चल रही है, और दुनियावी इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास धन होता है। गुरुजी एक बीच में डिस्टर्ब करूंगी मैं आपको, एक चीज रह गई, थोड़ा डाउट रह गया। हाँ बताइए। आपने बता दिया पहले में ग्रह हो 9वें में हो और उन्हें एक बेटा होते ही वो बन जाए, उनका अच्छा टाइम आएगा। फिर आपने बताया एक पहले में मैं ग्रह दोबारा हो से और रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल है। ठीक है। 1, 5, 9 तीनों में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह बैठा हो, तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक लेवल पर आकर के, एक समय पर आकर के स्टैंडर्ड पे बन जाता है। लोग उसको नाम से, रेस्पेक्टेड नाम से बुलाते हैं। अगर पहले में और 9वें में हो, 5वां खाली हो, तो उसे इंतजार करना होगा। अगर वो शादीशुदा इंसान है तो संतान होने का, खास करके पुत्र संतान होने का। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो जीवन में उसको किसी ना किसी को अपना शिष्य बनाना चाहिए। जिस दिन वो शिष्य बनाएगा, और जितने ज्यादा शिष्य बनाता चला जाएगा, जैसे अगर साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, ब्रह्मचारी हो, तो ऐसे लोगों को अपना शिष्य बना देना चाहिए। जितने उसके अपने शिष्य बनते चले जाएंगे, उसका धन का योग बनता चला जाएगा, यानी उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर पहला और 5वें में ग्रह बैठा है, 9वां खाली है, तो उसे किसी व्यक्ति को गुरु बना लेना चाहिए, या कोई हायर एजुकेशन या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना शुरू कर देना चाहिए, तो उसी से हो जाएगा। क्लियर? अब बताइए मैं क्या करवा रहा था, मैं फिर भूल गया। कोई आ गया सर दर्शक आप मेरे। ये सर आप कह रहे थे कि ये सेकंड हाउस ऊपर से बचत का छल्ला घर है। लिया ऊपर से जा करके ना। हाँ,
सर आप कह रहे थे सेकेंड हाउस बचत का घर है, सुख समृद्धि का और इज्जत का घर है। गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। Just a हाँ, second. बताइए। गुरुजी जैसे हमने पहले 5वें 9वें की बात करी, तो यहाँ हम सिर्फ उनमें ग्रह बैठे हुए देखेंगे ना, हम ये तो नहीं देखेंगे ना कि उनकी स्थिति क्या है, कि मतलब वो खराब। सिर्फ पहली शर्त कि सिर्फ बैठे हुए देखना है, हाँ, कि हाँ कोई जी, ना कोई बैठा हो। हाँ फिर जी। दूसरी शर्त लगती चली जाती है ज्योतिष में, तो आपको पता है हाँ ये जी, कहता है कि परशुराम तो हूँ, सिर्फ मोहल्ले वालों के लिए परशुराम हूँ। ओके, क्या मैं शहर के लिए परशुराम हूँ कि ठीक शहर है, के अंदर लोग मुझे जानते हैं कि भाई ये तो हमारे शहर का ठीक है, रेपुटेटेड आदमी है, पैसे वाला है, तो जी, उसके लिए फिर शर्त लग जाएगी कि ग्रह तो बैठे हो पर उम्दा बैठे होने चाहिए, हाँ जी, उम्दा बैठे हुए हैं, ठीक है है जी। ना। फिर वो कहता है शहर नहीं, मेरे को तो स्टेट लेवल पे जानना चाहिए, भाई हम्म, ये तो 500 करोड़ का आदमी है, तो 1000 करोड़ का आदमी है। तो फिर उसमें नियम शर्तें फिर बढ़ती चली जाती है, ठीक है जी, got it. ठीक है ना। सिंपल सी बात है। पहला सूत्र आज का मैंने क्या बताया था, वो एक बार कोई रिपीट करे। सबसे पहला तो जो लिख रहे हैं। सर आपने कहा था कि सेकंड हाउस में अगर शुक्र और गुरु और चंद्र हैं तो धन देखा जाता है इससे। नहीं सर गुरुजी जो आप शुभ दूसरे ओनर हाउस है की बात आपने करें। बहुत बढ़िया करा, आपने लिखा मीना जी, आप बहुत बढ़िया आपने लिखा है। पर ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सेकंड हाउस से हम धन देखते हैं, और सेकंड हाउस से जो धन देखा जा रहा है वो इज्जत के द्वारा कमाया हुआ नेक कमाई का धन देखते हैं, या जो धन हमारे पास बच जाता है वो देखते हैं। यहाँ का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, यहाँ का कारक ग्रह गुरु है, और चंद्रमा उच्च का होता है। तो 3 ग्रहों के हालात हमें बताते हैं कि दूसरा भाव कैसा है कैसा नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, रिश्वत द्वारा कमाया गया धन छठे भाव से देखा जाएगा, या दूसरों का दिल दुखा करके जो हम पैसा कमाते हैं वो छठे भाव से देखा जाएगा लाल किताब के अनुसार। वैदिक में 11वां भाव भी रिश्वत का माना जाता है, ब्राइब का माना जाता है, पर यह छठे भाव से लिया जाता है। तो मीना जी यहाँ सेकंड हाउस कितना अच्छा है उसके लिए हमें 3 ग्रहों के हालात चेक करने हैं। चंद्रमा क्या दिखाता है? लिक्विडिटी ऑफ मनी, हमारे हाथ में पैसे का आवागमन कितना है कितना नहीं। ये आप लोगों की कुंडियों से भी मैं बताऊंगा। चंद्रमा से हमें लिक्विडिटी ऑफ मनी का पता चलता है कि हमारे हाथ में पैसा आता रहता है, जब भी जुड़ तो जब भी पैसा आ जाए, जब भी जुड़ तो जब भी पैसा आ जाए, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। आप उस धन का उपयोग कितना करेंगे, उस धन का उपभोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये शुक्र डिसाइड करता है। आपके घर में रखी हुई लग्जरी चीजें वो सभी की सभी शुक्र है। और तीसरे नंबर पर गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जितना ज्यादा शुभ होगा उतना ही ज्यादा मात्रा में हमें धन प्राप्त होगा, परंतु साथ में नियम और जोड़ लेना, अगर वो बिल्कुल शुद्ध है तो धन इज्जत के साथ आएगा, नेक कमाई के साथ आएगा, कम से कम मेहनत करके आएगा। 3 चीजें जुड़ जाती है अच्छे बृहस्पति के साथ। नेक कमाई होगी, कम से कम मेहनत होगी, कम मेहनत से होगी, नेक कमाई से होगी। और अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाता है किसी भी रूप में तो पैसा तो भी आएगा पर स्ट्रगल बढ़ जाएगा, नेक कमाई की बात नहीं होगी। वो पैसा फिर बेईमानी भी हो सकता है उसमें शामिल हो रही हो। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा,
इज्जत भी दांव पर लगी रहेगी। किसी चीज का पता चल गया, जैसे कोई आदमी रिश्वत से पैसा कमाता है, उसे हमेशा भय बना रहेगा, यार अगर ये बात किसी को पता लग गई कि मैं रिश्वत से पैसा कमाता हूँ तो यार बेइज्जती होगी, पकड़े जाने के ऊपर सजा भी होगी, तो उसके अंदर भय बना रहेगा। तो जो लोग ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे रिश्वत का पैसा आता है, तो और उनकी कुंडली में आप ये देखने की कोशिश ना करें बृहस्पति कितना शुभ है। बृहस्पति अगर शुभ हो जाएगा तो रिश्वत की कमाई बंद हो जाएगी, वो बेचारा छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो उनका तो बृहस्पति थोड़ा बहुत पीड़ित उत्पन्न होना अच्छा है उनके लिए, उनको पैसा आएगा, पीड़ित होता जाएगा, बृहस्पति पैसा आता जाएगा। अक्सर ज्योतिषी यहाँ पर गलती खा जाते हैं, उनको नेक रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, उनका बृहस्पति को और भी उम्दा बनाने की कोशिश करते हैं, और वो बार बार ये तो बताता नहीं है कि मेरे पर रिश्वत आनी बंद हो रही है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं ना, नाम लेने की जरूरत नहीं, हमारी रिश्वत आनी बंद हो जाती तो ज्योतिषी के पास भागते हैं कि सर आजकल जो है हमारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, बताइए ना क्या कारण है। ज्योतिषी कहता है तेरा तो गुरु पीड़ित चल रहा है, तो उसको ठीक करने के उपाय बताने लग जाते हैं, और पता चला जो थोड़ी बहुत आ रही होती है वो भी बंद हो जाती है। वो भी खत्म। अगर पंडित जी जब से आपके उपाय करे ना, मेरा तो और बेकार काम हो गया। वो ये तो नहीं कहता कि अब रिश्वत आनी बंद हो गई है, वो कहता है पेमेंट क्या, मेरी तो तनख्वाह ही आनी बंद हो गई है, तनख्वाह रुक गई है, ऊपर से पैसे आने बंद हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ लोगों की किस्मत में धन इसी तरीके से लिखा होता है। क्या यंग बच्चे आते हैं, उनका जरूर आप लोग ख्याल रखें, उनके बृहस्पति को शुभ बनाएं ताकि नेक नियति से, नेक कमाई से उनके पास धन आता रहे, तो ज्यादा बेटर है। बृहस्पति को देखने का तरीका मैं हर क्लास में कराता हूं आप लोगों को। बृहस्पति को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 11वें में और 12वें भाव में राहु, बुध और शुक्र ना बैठे हों। अगर ये ग्रह बैठ जाते हैं तो बृहस्पति को डेंट लग जाता है, और बृहस्पति को जब डेंट लगता है तो फिर नेक कमाई की बात नहीं होती। इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति पीड़ित होता है और जब वर्ष फल में उनका गुरु अच्छा आ जाता है, उनकी कमाई रुक जाती है, उल्टा तो प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। ज्योतिषी तो कहता है भाई तेरा इस बार जो है गुरु बहुत अच्छा आ गया, तो इस बार तेरे को बहुत पैसा मिलेगा, हो जाता है उल्टा, उसका हाथ टाइट हो जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जितना अच्छा होगा, जितना उम्दा बैठा होगा, उतना ही पैसे का आवागमन अच्छा होगा। अब कैसे देखते हैं इसको, देखो देखने का तरीका, आपने ये समझना है कि जैसे चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, लाल किताब में एक शब्द बार बार आएगा, ग्रह की जड़। तो ग्रह की जड़ से कंफ्यूज मत होना, वो कह रहा है ग्रह की राशि। चंद्रमा की जड़ हमेशा चौथे भाव में होती है, इसको याद रख लेना, क्योंकि चौथा भाव यानी कि कर्क राशि। चंद्रमा की जड़ हमेशा चौथे भाव में होती है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो तो आपने चंद्र की स्थिति को चेक करने के लिए उसकी जड़ देखनी है कि उसकी जड़ में कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि किसी का चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, अब लाल किताब उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि ये तो घड़े जैसा मोती है, यानी कि बड़ा मोती, बहुत अच्छा बताया गया है। नवम भाव के चंद्रमा को बड़ा अच्छा बताया गया है। अब आप कुछ कुंडलियां देखेंगे, उसमें तो नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आदमी को बहुत बोझ दे रहा है,
और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चंद्रमा नवम में बैठा है, फिर भी मौज नहीं है, वो कह रहे हमारा तो हाथ ही टाइट रहता है। ये बात कैसे पता लगेगी? ये आपने देखनी है चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि चंद्रमा की जड़ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। बुध ना हो, और बुध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे में अगर सूर्य बैठा है तो बहुत ही अच्छा है, गुरु बैठा है तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि उस चंद्रमा की जड़ में अगर उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, मित्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन है? सूर्य, मंगल, गुरु। अगर वो बैठे हैं तो ये चंद्रमा बहुत अच्छा फायदा देगा। सर चंद्रमा किसी को तो अपना दुश्मन नहीं समझता। आपने ये देखना है कि चंद्रमा नहीं, या शत्रु, यहाँ सिर्फ मित्र की बात हो रही है, मददगार ग्रहों की बात हो रही है कि चंद्रमा का मददगार ग्रह मंगल है, गुरु है और सूर्य है। अगर चौथे भाव में यहाँ ये ग्रह बैठा है, जैसे गुरु अगर चौथे में बैठा है, तो चंद्रमा आपका कहीं पर भी बैठा हो पूरी कुंडली के अंदर, वो आपके धन के आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके पास हाथ में लिक्विडेशन खूब अच्छा होगा, लिक्विडिटी ऑफ मनी बहुत अच्छी होगी। सर और उसके साथ बुध शुक्र ये जो दूसरे ग्रह बैठे, समझो सूर्य और चंद्रमा गुरु बैठे और उसके साथ दूसरे भी ग्रह बैठे हो, जैसे बुध शुक्र, फिर बुध शुक्र रुकावट पैदा करते हैं, फिर कभी हाथ टाइट कर देंगे, कभी बहुत हाथ खुला कर देंगे, क्योंकि फिर दोनों ही तरह के रिजल्ट आने लग जाते हैं लोगों के पास। अब आप में से कोई इसी बात को जानने के लिए कोई प्रश्न पूछना चाहता है अपनी खुद की कुंडली से कि उसका चंद्रमा कहाँ बैठा है, ताकि वो इस सूत्र को समझ सके, तो पूछ सकता है। हाँ सर, सर नमस्कार। मेरा, अरे सर हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ श्याम जी। सर मेरे मीन के चंद्रमा बैठे हुए हैं अच्छा, नवम भाव में, और चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं। नहीं सारे मत बताइए श्याम जी, सिर्फ बताइए कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। चंद्रमा हमारे नवम भाव में। बस अब आपने देखना है, सारी चीज समझ लीजिए। देखो मैं बहुत इजी आपको प्रेडिक्शन करने के फार्मूले बता रहा हूं। आप जैसे श्याम जी ने कहा नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो और श्याम जी का ये प्रश्न हो सकता है कि मेरे पास पैसे का आवागमन कितना है, कितना नहीं है, कैसा रहेगा, कैसा नहीं है। अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे? चुपचाप सीधा चौथे भाव में देखना है और कुछ नहीं देखना आपने। क्या चौथे भाव की जड़ में, यानी कि चौथे भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है? तो कौन सा ग्रह बैठा चौथे में? शनि। शनि बैठा है। शनि चंद्रमा का दुश्मन है जी। शनि चंद्रमा का दुश्मन है। अब पॉइंट को समझना, जड़ में बैठ गया शनि जी। क्योंकि शत्रु है चंद्रमा का। शनि सुखाने का काम करता है, सोख लेने का काम करता है, तो लिक्विडेशन को सोख लेता है। तो हम कहेंगे ये बात अच्छी नहीं हुई, ये पैसे को कभी ना कभी मतलब हाथ को टाइट कर देता है ये। तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत ज्यादा लिक्विड मनी है, मैं जब लिक्विड मनी का मैं यहाँ पर आपको अर्थ समझा दूं। जिसके घर के अंदर इतना पैसा पड़ा रहता है, जैसे आजकल के हिसाब से 10-15 लाख रुपए घर में पड़ा रहे, किसी ने आके कहा 5 लाख रुपए उधार देना, बोला जी अभी बैठो, आप चाय पी मैं लाता हूं। वो अपने घर के ड्रॉअर में गया और 5 लाख रुपए ला करके दे दी चुपचाप। किसी ने अगले दिन कहा जी 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे, गया 10 लाख उठा के फिर दे दी। मतलब उसके पास लिक्विड मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके पास रोज लिक्विड मनी आ रहा होता है।
रोज डेली में पैसे का आवागमन जिसके पास चल रहा होता है, ये लिक्विड मनी। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जिसके पास पैसा तो है पर क्या कहेंगे कि लिक्विड मनी नहीं है। जैसे कि किसी के पास प्रॉपर्टी हो, फ्लैट है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, बहुत पड़ी है, करोड़ों रुपए की पड़ी है, 50-60 करोड़ रुपए की जमीनें पड़ी हुई है, पर हाथ में पैसा नहीं है। उसके पास भी उसका रिश्तेदार आ गया, उसने कहा 5 लाख रुपए उधार देना। वो कहते यार 5 लाख तो उधार नहीं है। वो कहते यार तेरे पास तो इतना जमीन जायदाद है, तेरे पास 5 लाख नहीं है। वो कहता यार प्लाट बेचना पड़ेगा, 2 करोड़ का प्लाट है, जब तेरे को 5 लाख दे पाऊंगा। अगर 2 करोड़ का प्लाट बिके तो 5 लाख दूंगा। यानी उसके पास 5 लाख रुपए कैश इन हैंड नहीं है। समझना बात को। अब अमीर वो भी है, हो सकता है जिसके पास कैश इन हैंड है वो इतना पैसे वाला ना हो। ध्यान से समझना, जिसके पास कैश इन हैंड है हो सकता है वो ज्यादा पैसे वाला ना हो, पर जब भी मांगोगे उसके पास पैसा जरूर मिलेगा। ये लिक्विडिटी की पहचान है, लिक्विडेशन की पहचान है। जब उसको जरूरत है किसी भी तरीके की, उसके घर में पैसा अवेलेबल है, उसको बैंक जा करके निकालना ना पड़े, बैंक में जाके किसी भी माध्यम से विड्रॉ ना करना पड़े, तो समझ लेना उसका लिक्विडेशन का मामला बहुत अच्छा है। क्लियर हो गई चीज? तो आपने जब भी लिक्विडेशन को देखना है, चंद्रमा कहीं बैठा लो अपनी कुंडली के, सिर्फ चौथे भाव में देखना है, चौथे भाव में कैसा है कैसा नहीं। ठीक है? हाँ ज्योति जी। सर अगर चौथे भाव में कोई ग्रह ना हो तो चंद्रमा फिर उसकी पोजीशन के हिसाब से हम देखें। फिर आप पोजीशन के हिसाब से देखिए, और ये देखना है गुरु, समझ लीजिए, गुरु चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो और चौथे भाव में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, तो आपने देखना है कि गुरु ग्रह 1 से 6 के बीच में तो नहीं बैठा कहीं। अगर गुरु 1 से 6 के बीच में बैठा है तो हार्ट टाइट कर देगा। क्लियर? सर अगर चंद्रमा 11th में है और 4th में राहु है, तो अब तो कहने की अभी उदाहरण है ज्योति जी, अभी तो दिया था शनि वाला उदाहरण। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चौथे भाव में उसका शत्रु नहीं होना चाहिए, शनि नहीं होना चाहिए, राहु नहीं होना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, बुध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका मददगार ग्रह होना चाहिए, सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो। और जैसे मान लो गुरु बैठ जाए, गुरु अब चंद्रमा पीड़ित भी हो जाए तो भी कोई लिक्विडेशन की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया, आपने बड़ा ध्यान से सुना, गुरु 1 से 6 के बीच में बैठ जाएगा तो चंद्रमा को पीड़ित कर देगा, पर मैं कह रहा हूं गुरु अगर चौथे में बैठा हो तो जी सर पीड़ित हो गया, पर फिर भी चंद्रमा को पीड़ा नहीं देगा, लिक्विडेशन की कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की जड़ में गुरु बैठ गया, मित्र ग्रह है उसका। यस, जो मदद पहुंचाने वाला हो। सर वो लिक्विडिटी में प्रॉब्लम नहीं देगा 4th में गुरु होगा तो। यस 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 जी सर। हाँ मंजीत जी बताइए। नमस्कार गुरु जी। आजकल का जो टाइम है गुरु जी, वो प्लास्टिक मनी का टाइम है। ठीक है। जिनके पास पैसा होता है वो भी नॉर्मली घर पे थोड़ा बहुत कैश रखते हैं, इतना कैश नहीं रखते हैं जैसा एग्जांपल आपने दिया, मैं उस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो उस केस में सिनेरियो कैसे, मतलब वो पहली बात तो मंजीत जी जो जिसे आप प्लास्टिक मनी कह रहे हो, और बस आज प्लास्टिक मनी के रूप में हो गया, पहले ये बैंक के रूप में होता था, ज्यादातर लोग बैंकों में ही रखते थे पैसा, या छिपा करके पैसा रखा जाता था, अपने घर में ना जा करके कहीं और जगह पर छिपा देते थे लोग, खेत में छिपा देते थे, तो एक अलग चीज है। वही बात होगी। कैश इन हैंड का मतलब कैश इन हैंड ही है कि आप गए, आपने सूटकेस लिया, ट्रंक लिया, अपने घर में जो इजी है, फटाफट गए निकाल लिया, बस वो कैश इन हैंड है, और अगले दिन फिर आ गया। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया आ ही नहीं रहा, वो नहीं है। लिक्विडेशन का मतलब ही आवागमन है, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। आपने एक जने को दे दिया, 2 जने वापस दे गए,
मान लीजिए हाँ। मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, 3 जने फिर आ गए 30,000 रुपए लेकर के मेरे पास की 30,000 तुम लो, 30,000 तुम लो, पता चला 90,000, तो फिर आ गए शाम तक। जी जी अगले दिन फिर आ गए, फिर मैंने किसी को दे दिया। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ मनी। ये फ्लो ऑफ मनी हम मून से काउंट करते हैं, चंद्रमा से काउंट करते हैं। चंद्रमा अगर अच्छा होगा कुंडली के अंदर, यानी कि उम्दा बैठा हुआ होगा, तो हमारा फ्लो ऑफ मनी अच्छा होगा। कहने का मतलब सिंपल इतना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने कहा जी प्लास्टिक मनी तो है और चीजों पर कैश इन हैंड नहीं है। आपको मैं आ गया, मैंने कहा जी आप मुझे 3 लाख रुपए दे दो। आपने कहा जी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जो 5 लाख रुपए का है, यानी कि आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, मुझे 3 चाहिए, आपके पास 5 है। पर जी आपको जाना पड़ेगा निकालने के लिए। हाँ। आप एटीएम से निकालोगे या कहीं पे स्वैप करवाओगे, कहीं कुछ कराओगे, मुझे कैश नहीं पकड़ा पाओगे। करेक्ट। कोई ना कोई साधन ढूंढना पड़ेगा, उसको नहीं चंद्रमा से देखा गया है। धन को देने वाले ग्रह तो और हैं, शुक्र है, गुरु है, ये लोग जी हैं। आप समझिए, शुक्र ग्रह की हम बात करें, शुक्र गुरु हैं, शुक्र भी तो गुरु हैं और राक्षसों के गुरु हैं, और गुरु Correct. देवताओं के गुरु हैं। ये 2 गुरु हैं, एक राक्षसों के, एक देवताओं के। 2 ग्रहों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति धन का उपभोग करता है। धन देने वाला गुरु और धन का उपयोग करने वाला शुक्र, उपभोग करने वाला शुक्र। अगर आप में भोग करने की ताकत ही नहीं होगी, शक्ति ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे उस धन का? सही बात है गुरु जी। कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो करेक्ट करेक्ट। शुक्र जो है वो देवी लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी जो कमल के पुष्प पर विराजमान होती है, और कमल ही वो फूल है जो कीचड़ में खिलता है। शुक्र हर उस जगह पे जहां पे कीचड़ है, चाहे दही का कीचड़ हो, चाहे मिट्टी का कीचड़ हो, कहीं भी आप बहुत गहराई तक चले जाइए, वहीं पर शुक्र है। शुक्र ही हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। शुक्र खुशबू में समाया हुआ है, शुक्र फूलों में समाया हुआ है, शुक्र साफ सफाई में समाया हुआ है। और जिन लोगों की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर पड़ जाता है और गुरु अच्छा हो जाता है, तो क्या बना? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है पर गुरु ठीक है, तो आप उसको कहिए कि देखो पैसा तो आएगा, कम मेहनत से भी ज्यादा कमा लेंगे, पर उपयोग नहीं करेंगे, वो पैसा जोड़ते चले जाएंगे, पैसे में इकट्ठा करते चले जाएंगे, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जी जी। ना ही वो लग्जरी पे खर्च करेंगे उस चीज को, ना ही भोग के रूप में वो खर्च करेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना पहनेंगे। वो पैसे पे पैसे इकट्ठा कर देंगे, पैसे की लगा देंगे ढेरी। जी। अब इसके विपरीत गुरु कमजोर हो जाए, शुक्र अच्छा हो जाए, पैसा ही नहीं बचेगा, ठन ठन गोपाल। क्योंकि एक तो कमजोर गुरु है, वो लाई बेचारा लिमिटेड रहा है जी। और जो लिमिटेड ला रहा है शुक्र, उसमें सामर्थ्य इतना है भोग करने का, वो खर्च दो आज ही, वो खर्च देगा, तो उसके पास ठन ठन गोपाल बचेगा ही नहीं। इसलिए शुक्र का और गुरु का बैलेंस होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब इन 2 गुरुओं का आशीर्वाद हम पर होता है, तो ही हम जिंदगी में पैसे का सदुपयोग कर पाते हैं। शुक्र है डिप्लोमेसी। हाँ, जब हम लोगों के साथ डिप्लोमेटिक व्यवहार करते हैं, प्यार भरा व्यवहार करते हैं, तो हमारा शुक्र उम्दा होने लग जाता है। शुक्र हमारे जीवन में वो तरंग है, वो जोश है, वो अच्छी सोच है जो हमें आइडिया देती है पैसा कमाने का, बिना दूसरों को कष्ट दिए, बिना दूसरों को दुख दिए। ध्यान से समझना, शुक्र की सोच हमेशा होती है उन लोगों से पैसा ले लो जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा है।
शुक्र प्रधान आदमी जब भी प्लान बनाएगा पैसा कमाने का, उसकी टारगेट ऑडियंस होगी अमीर आदमी। वो कभी भी मिडिल क्लास आदमी तक को भी टारगेट ऑडियंस नहीं बनाएगा। यानी वो ऐसे Correct. फील्ड में काम करना पसंद करेगा जिसकी टारगेट ऑडियंस जो होगी वो पैसे वाली होगी। उसको काम करना ही नहीं है छोटी मोटी जगह पे। सपोज कीजिए वो कहता है मैं गाड़ियों की एजेंसी ले लेता हूँ, गाड़ियों का एक शोरूम खोलूंगा, पर शोरूम खोलूंगा मैं लग्जरियस गाड़ियों का, मैं ऑडी और BMW से कम में बेचूंगा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो उसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ होगी? उसकी दिल्ली में मिलेगी, गुड़गांव में मिलेगी, जी बेंगलोर में मिलेगी, बॉम्बे में मिलेगी, जी परंतु उसकी एक राजस्थान के किसी गांव में नहीं मिलेगी, या एक छोटे से करेक्ट कस्बे में नहीं मिलेगी उसकी, कि वो जाकर के वहां मर्सिडीज जाकर के बेचेगा। उसकी सोच ही नहीं है। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि मैं यार कोई ऐसा मसाला बेचूं जिस मसाले में मैं बेईमानी से खराब मसाला पैकेट बना बना के बेचूंगा आम आदमी और उससे पैसा कमाऊंगा। ये शुक्र की सोच नहीं। समझ गए बात को? शुक्र की जी बहुत उम्दा सोच होती है। तो जिन लोगों के शुक्र ठीक नहीं है उनको शुक्र ठीक करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम धन का सही उपयोग कर सकें। जी गुरुजी, बस एक सवाल और। अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि जड़ हम चौथे घर में देखेंगे, अब उस घर में एक नेगेटिव प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल बुध, और बुध हमें चाहिए किसी और। आवाज कट गई, आवाज कट गई थी मंजीत जी, दोबारा बोलिए मंजीत जी। आवाज चली गई, गुरुजी आवाज चली गई थी, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे चौथे घर में मान लीजिए बुध है जो कि चंद्रमा के लिए सही नहीं है, तो सिर्फ उसका होना ना होना डिसाइड करेगा या उसकी स्ट्रेंथ भी डिसाइड करती है? अगर हम बुध की रेमेडीज कर रहे हैं किसी और वजह से, तो ये क्या हमारे मून को और खराब करता चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो बुध का चौथे में होना लिक्विडेशन में कमी पैदा कर देता है। पहला चीज तो हमें यहीं पे समझ लेनी चाहिए। जी जी ठीक है। अब आपका प्रश्न दूसरा है, आपने कहा कि मैं बुध की रेमेडी कर रहा हूं किसी और रीजन से। जी अगर आप बुध को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो तो कमजोर किस लिए कर रहे हो उसका टारगेट हमें मालूम होना चाहिए। भाई हमने इसलिए कर रहे हैं, ये बीमारी दे रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है, दे क्या रहा है, ये उस आधार पर तय होगा कि इसकी कैसी रेमेडी की जानी चाहिए। राइट। क्योंकि बुध तो यहाँ पर गड़बड़ करेगा, ये तो मान के चलो। करेक्ट। सो मैं बुध को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज कर रहा हूँ गुरुजी। तो स्ट्रॉन्ग करने की, बुध को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज करने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है अगर हमने लिक्विडेशन का हमारा प्रश्न है। देखिए मुद्दा यह है ना कि हमारी रेमेडी के पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम कर क्यों रहे हैं। देखिए लिक्विडेशन का अगर मुद्दा है तो हमें चंद्रमा के मित्र ग्रहों की मदद लेनी होगी। तो सर, हमें यहाँ बुध की मदद लीजिए सर, सबसे यहाँ बड़ी। सर हाँ। क्या यहाँ पे बुध को डोनेट करना चाहिए? क्योंकि हम स्ट्रेंथ थोड़ी देंगे। मैंने कब का स्ट्रेंथ देनी है? नहीं नहीं, मैं तो सर उनकी बात को समझने के लिए आपसे पूछ नहीं रही नहीं, हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर कोई एक प्लैनेट जो फॉर एग्जांपल बुध ही हम डिस्कस कर रहे हैं, बुध मेरा ऑलरेडी चौथे घर में बैठा है एग्जांपल, अब चौथा घर में होने का मतलब है कि वो मेरे मून को डेंट दे रहा है, राइट? लेकिन अब मैं किसी और वजह से मुझे बुध चाहिए और बुध को मैं स्ट्रेंथन करने के लिए रेमेडीज कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरे बुध का यहाँ पे होना और बुध का और स्ट्रॉन्ग होते चले जाना? नहीं नहीं नहीं, डिपेंड ये करेगा ना कि नहीं, हर रेमेडी स्ट्रेंथ तो नहीं देती ना जी। स्ट्रेंथन जब होगा जब आप पन्ना धारण करेंगे जी, तो मैं आपको कहूंगा कि पन्ना बिल्कुल मत धारण करो, नहीं तो बुध स्ट्रेंथन होगा। बुध स्ट्रेंथन होगा तो जो कहीं ना कहीं चंद्रमा को डेंट लगेगा और नुकसान। परंतु आप अगर कोई दूसरी रेमेडी कर रहे हैं जिससे बुध खराब नहीं होगा, मतलब ताकतवर भी नहीं होगा पर वो शुभ हो जाएगा, इसे लाल किताब में कहते हैं ग्रह का स्वभाव बदल देना। अगर हम ग्रह के स्वभाव को बदलने का प्रयास कर रहे हैं,
ग्रह का स्वभाव बदलने का एक जैसे तरीका है, जैसे बुध ग्रह क्या है, हम कह सकते हैं कि साबुत मूंग की दाल है। अब जी। उसका हम स्वभाव कब कैसे बदलेंगे कि उसको सूर्य के साथ मिला देते हैं। सूर्य और बुध मिलकर के, फिर अकेला बुध तो बचा नहीं, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया एक प्रकार से। तो हम क्या जी। करते हैं कि तांबे के बर्तन में साबुत मूंग की दाल भर के रख देते हैं, तांबे के बर्तन में साबुत मूंग की दाल भर के रख दी और उसको जी। ऊपर से बिल्कुल वेल पैक्ड कर दिया। तो हमने सूर्य और बुध को मिला दिया, तो एक प्रकार से बुध के स्वभाव को परिवर्तन कर दिया है। अब चौथे ओके। भाव के अंदर, चौथा भाव में अगर आप देखें, चौथा भाव क्या है, आपका अपना खुद का घर है। जी। अपने खुद के घर में ये सामग्री उठा करके रख दी तो बुध के स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि वहां पर चंद्रमा को मित्र देने वाला एक सूर्य भी आपने वहां पे स्थापित कर दिया चौथे भाव में। ओके। ओके। चंद्रमा की दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम की दिशा चंद्रमा की दिशा है। तो इसी चीज को उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आपने रख दिया तो हो गया, बुध परिवर्तन हो गया। ओके। ओके गुरुजी, थैंक यू। ठीक है ना? सर मैं हाँ कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। सर जैसे हम चंद्रमा की स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, तो अगर सर 7th हाउस में चंद्रमा है और चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है पर सूर्य की राशि है, तो सर नहीं, हम राशि से नहीं स्वाति जी, हाँ। राशि से नहीं। पहली बात तो सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा लक्ष्मी अवतार होता है। सर साथ में मंगल भी है। तो फिर पूरी बात तो बता नहीं रहे ना। और सर कोई बात नहीं, अभी खुश हो लो, कोई बात नहीं। नहीं सब सर आपने अभी देख अब रखी है सर, आपने तो कुंडली, सर आपसे क्या, सर वृश्चिक अरे राशि स्वाति है। जी, इतना कहाँ याद रहता, इतना दिमाग वाला होता तो बात ही कुछ ना हो जाती। देखिए, सप्तम भाव में किसी के भी अकेला चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसे ये समझना चाहिए, सप्तम भाव के चंद्रमा को लाल किताब कहती है लक्ष्मी अवतार है, यानी कि लक्ष्मी रूप है। पैसा खूब कमाता है ऐसा आदमी और अपने टैलेंट से पैसा कमाता है सप्तम भाव में जब भी चंद्रमा बैठा हो। पर लिक्विडेशन को अगर देखना है आपने तो आपने चौथे को देखना पड़ेगा। अब स्वाति जी कह रही हैं कि चौथे में कोई नहीं बैठा, कोई नहीं है, तो राशि को मत गिनिए, राशि हो चाहे सिंह बैठी हो चाहे कन्या बैठी हो, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आपने देखना है कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा। नहीं बैठा है तो सीधा है कि देखिए कि चंद्रमा के हालात कैसे हैं। गुरु से देख लीजिए, 1 से 6 तक गुरु बैठा है क्या? अगर सर बैठा है हाँ तो फिर बैठा है। गड़बड़ हो गया, तो चंद्रमा को गड़बड़ कर दिया इसने। और सर गुरु बैठा और चंद्रमा को ही देख रहा हो 1 से 6 के बीच में। हाँ, फिर कैसे देख रहा हूँ? मानवी जी, भी देखना बताया है मैंने। नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसे ही ऐसे क्यूरियोसिटी ही नहीं, जाग गई थी मेरी। वैदिक ऐसे ही हो जाता है। सर मुझे सर, 2 बातें पूछनी है। सर 1 मिनट मेरा खत्म हो जाए, जस्ट 1 मिनट। सर फिर हम इसको जुपिटर की रेमेडी करेंगे यहाँ पर। जुपिटर की रेमेडी कर सकते हो, उससे बेटर है। जुपिटर भी गड़बड़ फायदा नहीं दे रहा है, तो सबसे बढ़िया है कि मंगल की और सूर्य की रेमेडी बहुत अच्छा फल देगी। जी सर। सर और मंगल अगर साथ बैठे हुए हो स्वराशि के होके तो भी मंगल की करें कि फिर सूर्य की करें? मंगल की करना तो फिर भी बहुत जरूरी हो गई स्वाति जी, क्योंकि मंगल 7वें में बैठ करके खराब करता है। अच्छा सर, यहाँ रोचक तो या फिर खुद ही खराब हो जाता है ना, मंगल खुद खराब हो गया। पहली बात तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाराणसी। चांस हो जाते हैं कि मंगल बद हो जाता है। नहीं, बद मंगल भी तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना सर 7th में मंगल। हाँ, आप चेक करिए, चौथे में भी 8वें में भी, तो 7वें में इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो चेक करिए मंगल बद के कौन कौन से मैंने चीजें दिखवाई थी आपको, कौन कौन सी चीजें लिखवाई थी मैंने आपको। सर बुध और केतु का आपने लिखवाया था, मुझे तो सारा याद है, 1st में 4th में, तो वो तो सारी चीजें। पर सर मंगल बद का तो आपने 7th हाउस में नहीं बताया था सर। नहीं, 7th हाउस में मैंने नहीं बताया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि मंगल के बद हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ जाते हैं अगर सप्तम में बैठ जाए तो और कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है मंगल बद की? अगर नहीं हो रही है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ नहीं, फिर ठीक है, फिर ठीक क्योंकि
क्योंकि क्योंकि सर वैदिक के हिसाब से भी आपने हमेशा रोचक या योग बताया, लक्ष्मी योग, और यहाँ पर भी क्योंकि स्वराशि के वृश्चिक राशि में हो जाते हैं तो मांगलिक भी। एक ही चीज से, एक चीज से बात करो, लाल किताब से ही बात कर लो, क्योंकि वैदिक में फिर चीजें घूम जाएगी। जी फिर जी सारे लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये क्या बता दिया। नहीं नहीं सर, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, परंतु आप लोग बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है। सर मंगल वैसे यहाँ पर मंगल दोष भंग नहीं हो जाएगा सर वृश्चिक राशि का, या इसको ये वैदिक हो जाएगा? कोई बात नहीं स्वाति जी, बाद में बात करेंगे, लाल किताब से बात नहीं कर रहे, आप जो है वैदिक से बात करें। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये कि चंद्रमा 12वें घर में है तो वैसे डिस्टर्ब है, शनि 4थे घर में, चंद्रमा की जड़ में बैठ गया तो और प्रॉब्लम है, पर वहां पे मंगल भी बैठा है 4थे घर में, मतलब एक नेगेटिव प्लैनेट हो गया, एक पॉजिटिव प्लैनेट हो गया, तो उसका क्या असर आएगा? 50-50 कर दे। देखिए पहले मैं आप सभी को रोक रहा हूँ यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ये था जो हम बात कर रहे थे कि हमें लिक्विडेशन देखना। हम लोग आप लोग अपनी कुंडलियां ही दिखवाने लग गए और उसको चंद्रमा के रेफरेंस में देख रहे हो। मैं कह रहा हूं अभी वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमने लिक्विडिटी ऑफ मनी को कैसे देखना है किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में भी, और उसको मैंने एग्जाम्पल सहित बताया है, सिंपल, ठीक है ना। तो वो मत कीजिए, उससे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना और सीख नहीं पाओगे, गलत करोगे। गुरुजी मुझे भी पूछना है। हाँ बताइए बताइए। गुरुजी अगर 4थे भाव में ही, जैसे आपने कहा कि हम लिक्विडेशन देखना है, यहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं, मंगल भी है और केतु भी हो, तो क्या होगा? कहाँ पे बैठे हैं? कि नहीं? कहाँ पे बैठे हैं? चौथे भाव में, चौथे में बैठे हैं ना। हाँ नहीं ये मंगल केतु। हाँ देखिए रचना जी, आपने कहा कि चौथे में ही चंद्रमा बैठ गया, वहीं पर मंगल बैठ गया, वहीं पर केतु बैठ गया। पहली बात तो यहाँ पर चंद्रमा खुद ही बैठ गया, बहुत अच्छा हो गया। ऊपर से उसका मित्र मंगल बैठ गया, और भी अच्छा हो गया। अब प्रॉब्लमेटिक कौन है? केतु। अब हमने ऐसे में जांच करनी है कि केतु यहाँ पर अच्छा है या बुरा है। नंबर 1 बात, अगर किसी तरीके से जांच में निकल करके आता है कि केतु हमारा अच्छा है तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया, तो लिक्विडेशन की कोई कमी नहीं छोड़ता। अगर 1% की केतु खराब हो गया, केतु कैसे खराब होगा? तो मैंने बड़ा आसानी से आपको समझा रखा है बार बार, गुरु के हालात देख लो। अगर गुरु अच्छा तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा। अगर यहाँ पर केतु खराब निकल करके आता है तो फिर केतु चीजों का धुआं निकालने का काम करता है, अर्थात पैसा बहुत होगा, लिक्विडेशन का मनी भी होगा, पर धुआं निकालने का मतलब अचानक से एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाना पैसा, इसे कहते हैं धन का धुआं निकाल देना, अगर केतु खराब होता है तो। सिंपल सिंपल। ठीक है। हाँ गुरुजी मैं पूछे? हाँ 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 सर, उसमें पंचम में कर्क के चंद्रमा है, राशि भूल जाओ। और अच्छा सुनो, पंचम में चंद्रमा है और चतुर्थ में बृहस्पति है। ठीक है, बहुत ही अच्छा हो गया। इनकी क्या अच्छा बहुत ही अच्छा हो गया ना। जड़ में कौन बैठा है? जड़ में तो बृहस्पति बैठा है। इट्स सो इजी। तो बैठा उनके, हाँ कोई कमी नहीं। अच्छा एक चलो, अच्छा चतुर्थ में अगर सूर्य और बुध बैठे हो तब क्या स्थिति बैठती है? अस्तुत है 50-50। अगर चौथे में सूर्य और बुध बैठ जाए तो 50-50, यानी कि पैसा होगा भी, पैसा नहीं भी होगा भी। और लगन में चंद्रमा है, वो कोई मतलब नहीं, चंद्रमा बैठ जाओ बेशक, उसकी जड़ में कौन सा बैठा है ये देखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल मैं इसको धन वाले को पूरा करा दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया कि किस्मत का बादल 9वें से उगता है, 10वें में पानी भरता है और दूसरे भाव के पर्वत से टकराता है, चौथे में बरसता है, और चौथे में जो फसल तैयार होती है वही हमारी प्राप्ति है। ऐसे धन प्राप्त होता है। इसको कल मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। आज एक्सप्लेन करा है मैंने चंद्रमा को, गुरु को और शुक्र को।
यानी कि ये 3 ग्रह हमारे धन की स्थितियों को डिसाइड करते हैं। चंद्रमा लिक्विडेशन है, गुरु हमारे धन की बचत है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी बरकत है। शुक्र हमारे घर में रखी हुई लग्जरी चीजें हैं, उपभोग की चीजें हैं, भोग की चीजें हैं, जीवन के आनंद की चीजें हैं। ये तीनों मिलकर के हमें बहुत अच्छा धनवान बनाती है। अगर सूर्य जुड़ जाता है तो अनलिमिटेड मनी पैदा करता है। तीसरे भाव में बैठे हुए ज्यादा ग्रह परसु बना देते हैं, 11वें भाव के ग्रह परसा बना देते हैं, और 1, 5, 9 के बैठे हुए ग्रह परशुराम बना देते हैं हमें। यानी कि इनमें बैठे हुए ग्रह अच्छे माने जाते हैं। मंगल और शुक्र 7वें से 12वें के बीच में बैठे हों तो वो व्यक्ति धन का नाम कमाने में सक्षम होता है, वो अपना पेट बहुत आराम से पालता है, खूब पैसा कमाने में सक्षम होता है। अब ये योग किसी व्यक्ति की कुंडली में जितने ज्यादा मात्रा में बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा उसके जीवन में धन देखिए। किसी एक चीज से मत पता लगाइए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंगल और शुक्र भी 7वें से 12वें में भी बैठे हैं, उसके परशुराम बनने के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसका बृहस्पति भी उम्दा बना हुआ है, तो उतना ही मल्टीप्लायर होता चला जाएगा। समझ गए बात को? हाँ अमर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुजी, मेरा एक छोटा सा मतलब क्वेरी था। जैसे आपने बताया मुझे, हम लोग जो कुछ लोग जैसे फाइनेंस कंपनी वगैरह चलाते हैं और इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं, तो उसको हम लोग मतलब कौन सा, ये बृहस्पति से, ये इसमें गुरु से करेंगे इंटरेस्ट को? नहीं नहीं नहीं, लैंडिंग मनी जो होता है ये अपना मंगल से देखा जाता है। ओके, ना मंगल का है। देखिए, पहली बात तो छठे भाव से दुख आता है और छठे भाव से कर्जा आता है। कोई आदमी कर्जा क्यों लेगा? जब वो परेशान होगा, सिंपल सी बात है, परेशानी की हालत में। और किसी को ब्याज देना यानी कि किसी के दुख से उपजा हुआ है। इसीलिए इस्लाम में ब्याज को बहुत गलत माना गया है, क्योंकि वो किसी के दुख से पैसा उपजा हुआ है। तो ये मंगल का पैसा, ये छठे का पैसा है, ये 6th हाउस का पैसा है। ये हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो भी इसमें आएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सत्यास। हाँ गुरुजी, फिर तो मतलब हम लोगों का भी पैसा एक तरीके से वही हो गया जो हम फील्ड पढ़ रहे हैं। हाँ, छठे भाव से आता है ज्योतिषी का पैसा जी। अच्छा, हाँ। कल गुरुजी उससे शुरुआत करिएगा। फर्स्ट परशुराम में फर्स्ट हाउस का आपने आज बताया नहीं कि अगर फर्स्ट हाउस में नहीं है तो आप, वैसे तो आपने बोला कि फिर परशुराम वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती अगर फर्स्ट में नहीं है। मैं बता देता हूँ। हाँ, कंडीशन नहीं होती है। देखिए सिंपल है, पहले भाव का जो स्वामी है वो मंगल होता है लाल किताब में। जी। जिस व्यक्ति के पहले भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा उसको अपने भाई की सेवा बहुत करनी चाहिए, भाई की मदद बहुत करनी चाहिए। अगर भाई नहीं है तो उसे कोई ना कोई मित्र ऐसा जरूर बनाना चाहिए जो भाई जैसा हो, उसके साथ संबंध अच्छे बनाने चाहिए। दूसरा, माफ करने की शक्ति, यानी कि दूसरों को माफ कर देने की प्रवृत्तियां पैदा करनी चाहिए। मैंने आज बताया कि चंद्रमा से हम लिक्विडेशन देख, हम आज तक पढ़ते आए हैं चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि धन का संबंध मानसिक स्थितियों से होता है। जैसी हमारी मानसिक स्थितियां होती हैं जीवन में धन उसी प्रकार से बनता चला जाता है। अगर हम हमारी मनोवृत्तियों को ठीक कर लें तो हमारे पास आने वाला धन की भी स्थितियां ठीक होने लग जाती हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो आप? जी जी। पुरुष सूक्त में एक जगह लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ना उसको। चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मनसो जायते। चंद्रमा भगवान विष्णु के मन से पैदा हुए, इसलिए उनका संबंध मन के साथ। विष्णु जी मन के नहीं। पुरुष सूक्त कौन है? जो नारायण, जो हमारे श्री हरि विष्णु जी हैं, उन्हीं के सूक्त को पुरुष सूक्त कहा जाता है।
पुरुष सूक्त में ये है लिखा हुआ है, चंद्रमा मनसो जायते। चंद्रमा मन का कारक है, हमने ज्योतिष में जोड़ दिया उसको, पर वहां पर उसका कहने का मतलब है कि भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन है और धन से भी संबंध चंद्रमा का है, जिसे मैंने लिक्विडेशन कहा। जैसे हमारे मानसिक विचार होंगे, जैसी हमारी मनोवृत्तियां होगी, जैसी हमारी मनोस्थितियां होंगी, वैसा ही हमारे धन की स्थिति हमारे जीवन में होती है। ठीक है जी गुरु जी, इसीलिए कल एक्सप्लेन करेंगे इसको। राइट गुरु जी, थैंक यू।